हाय दोस्तों, आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के चैप्टर सीमेंट से जो जूनियर इंजीनियर सिविल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 33 ग्रेड की सीमेंट, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। 33 ग्रेड का जो IS कोड में फिक्स किए हैं IS 269, 43 ग्रेड का है IS 8112 और 53 ग्रेड का है IS 12669। 33 ग्रेड की सीमेंट का यूज अब फिलहाल बंद हो गया है। नॉर्मली जो यूज हो रहा है 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। मोस्टली अभी प्रोजेक्टों में फिलहाल तो 33 ग्रेड ही यूज कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा आता है फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट मतलब सीमेंट के फिजिकल टेस्ट होते हैं। केमिकल टेस्ट अलग होते हैं, फिजिकल टेस्ट अलग होते हैं। तो फाइनेस टेस्ट जो होता है वो प्लेन एयर पर मिसिबिलिटी मेथड द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद जो फाइनेस ऑफ सीमेंट का जो फाइनेस होता है वो कितना होना चाहिए, 33 ग्रेड, 53 ग्रेड और 43 ग्रेड, तीनों के लिए 225 स्क्वायर मीटर पर केजी होता है। 225 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछता है। फिर उसके बाद आता है कि साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट किसके द्वारा करते हैं? ली चैटलियर अपरेटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ली चैटलियर अपरेटिस। साउंडनेस टेस्ट की बात जब भी आएगी तो ली चैटलियर से ही करते हैं। फिर उसके बाद आता है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम किससे डिसाइड करते हैं? बिकार्ट अपरेटिस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितना है? 30 मिनट है। और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ही फाइनल सेटिंग टाइम कितना है? 600 मिनट यानी 10 घंटे। फिर उसके बाद आता है कि तो मेन कंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट के कौन कौन है? तो लाइम है, सिलिका है और एल्यूमिना है। तो ये तो हो गए मेन कंपोनेंट। फिर उसके बाद आता है केमिकल कंपोजिशन। सीमेंट की केमिकल कंपोजिशन कौन कौन से हैं? पहला है कैल्शियम ऑक्साइड CaO 60 से 65%। दूसरा है सिल्वर ऑक्साइड SiO2 17 से 25%। फिर आता है Al2O3 एल्यूमिना 3 से 8%। फिर आता है फेरक ऑक्साइड Fe2O3 0.5 से लेकर 6% होता है। फिर आता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.5 से लेकर 4% हो गए। ये हो गए केमिकल कंपोजिशन। फिर आता है इनका रोल क्या है? तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड के क्या करता है? ये स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड कराता है सीमेंट में। और यदि इसकी कमी हो जाएगी तो क्या क्या कम हो जाएगा? एक तो स्ट्रेंथ और साउंडनेस दोनों कम हो जाएंगे और साथ ही साथ सेटिंग टाइम भी कम हो जाता है। फिर आता है SiO2। सिल्वर क्या प्रोवाइड कराता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और इसकी कमी से क्या होता है? सेटिंग टाइम कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। फिर आता है एल्यूमिना। ये क्या करता है? ये क्यूक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्यूमिना जो Al2O3 क्यूक सेटिंग के लिए। यदि इसकी मात्रा कम होगी, यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे सिलिका है, इसकी ये क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या होगा? स्लो सेटिंग होगी। और इसी प्रकार Al2O3 की मात्रा अधिक हो जाएगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। फिर आता है फेरिक ऑक्साइड। ये 0.5 से 6% होता है। ये क्या करता है? कलर प्रोवाइड कराता है और फ्यूजन में हेल्प करता है। उसके बाद आता है MgO। ये भी कलर प्रोवाइड कराता है और यदि इसकी क्वांटिटी एक्सेस हो जाएगी तो क्रैक आ जाएंगे मोर्टार में और कंक्रीट अनसाउंड हो जाएंगी। तो ये थे मेन कंपोजिशन और उनके रोल। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जो CaO का क्या रोल है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और साउंडनेस प्रोवाइड करना। और इसकी कमी होगी तो क्या होगा? कंक्रीट में साउंड की कमी हो जाएगी और सेटिंग टाइम भी कम हो जाएगा। फिर आता है सिलिका। सिलिका का क्या रोल है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और यदि इसकी मात्रा अधिक हो गई तो स्लो सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद आता है Al2O3। यह क्विक सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी मात्रा अधिक हो गई तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। फिर एक ऑक्साइड कलर प्रोवाइड कराता है और फ्यूजन में भी हेल्प करता है। फिर आता है MgO। ये भी कलर प्रोवाइड कराता है और यदि इसकी मात्रा अधिक हो गई तो मोर्टार में क्रैक आ जाएंगे और कंक्रीट अनसाउंड हो जाएंगी। ये थे। फिर उसके बाद आता है बोगो कंपोनेंट। जो सीमेंट के क्लिंकर होते हैं उनके बोगो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो आता है C3S हो गया, C2S हो गया, C3A हो गया, C4AF हो गया।
तो ये इनको बोगो कंपोनेंट भी बोला जाता है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आता है सबसे पहले C3S। तो जनरली इसका जो क्वांटिटी है वो 25 से 50% होता है सीमेंट में, तो नॉर्मली 40% तक लेते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल क्या रहता है, ये शुरुआती स्ट्रेंथ के लिए और हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। C3S क्वेश्चन में ये पूछता है कि शुरुआती स्ट्रेंथ के लिए या शुरुआती हार्डनेस के लिए 7 डेज के लिए स्ट्रेंथ या हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और रेजिंग ऑफ C3S कंटेंट बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट इंक्रीज द हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। यदि इसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सीमेंट में इसकी मात्रा कितनी 40% तक होती है और इसका रोल क्या है इस 7 डेज की स्ट्रेंथ और हार्डनेस में C3S का रोल है। फिर आता है डाई कैल्शियम सिलिकेट DC2S। इसकी मात्रा कितनी होती है, 25 से 40% होती है सीमेंट की। इसमें 32% तक नॉर्मली लेते हैं। ये क्या करता है कि ये हाइड्रेट और हार्डन स्लो रखता है और ये स्ट्रेंथ भी लॉन्ग टाइम में प्रोवाइड कराता है। समझ रहे हैं ना आप। C2S का रोल जो है शुरुआती स्ट्रेंथ में और सेटिंग टाइम में कोई रोल नहीं रहता, उसका रोल C3S का रहता है। और यदि C2S की मात्रा अधिक हो जाएगी तो फ्रीजिंग और थाइंग में जो प्रोसेस होता है वो उसका मतलब एक तरह से C2S कोई रोल अदा नहीं कर पाएगा उसमें, ये कमज़ोर कर देगा उसको। तो उसके लिए C3S की मात्रा अधिक रखनी पड़ती है। फ्रीजिंग और थाइंग ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके यदि C2S की मात्रा कम रहेगी तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम ही होता है। C3S की मात्रा अधिक रहने पर हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होता है। शुरुआती स्टेज में तो C2S की मात्रा मतलब अगर अधिक है तो शुरुआती स्टेज में स्ट्रेंथ और हार्डनेस कम रहेगी, लेकिन आफ्टर 1 ईयर या एक लिमिटेड टाइम के बाद जो स्ट्रेंथ आएगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो आएगी C2S और C3S की स्ट्रेंथ लगभग एक प्रोपोर्शन में ही रहती है, ऑलमोस्ट इक्वल भी कह सकते हैं। तो दोनों में C3S और C2S में क्या डिफरेंस है, C3S में स्ट्रेंथ जो होती है शुरुआती स्ट्रेंथ भी आ जाती है, शुरुआत में स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी फिर धीरे धीरे एक निश्चित एवरेज से बढ़ती एक अपनी अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंचेगी। और इसी प्रकार C2S में क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट में शुरुआत में स्ट्रेंथ तो कम रहेगी लेकिन धीरे धीरे बढ़ते आफ्टर 1 ईयर इसकी स्ट्रेंथ यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसके बराबर ही पहुंच जाएगी। फिर आता है C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी मात्रा 5% से 11% होती है। आप सीमेंट की नॉर्मली 10.5% लेते हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या करता है, इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब इनिशियल सेटिंग की बात आएगी तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तीनों में काफ़ी डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। जब इनिशियल मतलब 7 डेज की स्ट्रेंथ और हार्डन की बात आएगी तो C3S और C2S का अलग है। फिर C3A आ गया। C3A में क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट के लिए होता है और इसमें ही जब इनिशियल सेट होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि इसमें क्रैक करने कर देगा, समझ रहे ना। और यदि इसकी मात्रा C3A की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाएगी तो सेटिंग टाइम कम हो जाएगा, मतलब कंक्रीट को सेट होने में काफ़ी कम टाइम समय लगेगा, काफ़ी कम टाइम में ही सेट हो जाएगा। जो सल्फेट के विरुद्ध उसकी कैपेसिटी है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कमज़ोर हो जाएगा और इसकी अल्टीमेट क्या होगा, स्ट्रेंथ इसकी कमज़ोर हो जाएगी। हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी अधिक हो जाता है। तो C3A क्या है, C3A की ये मात्रा क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनिशियल सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनिशियल सेट जब भी होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी अधिक होगा और वो जनरली जाहिर सी बात है उसमें क्रैक जल्दी आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है कि C3A की मात्रा यदि अधिक हो जाएगी तो सेटिंग टाइम कम हो जाएगा और सल्फेट के प्रति उसका प्रतिरोध मतलब जो विरोध होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा और उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम हो जाएगा। फिर आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। इसकी मात्रा 8 से 14% होती है, नॉर्मली 9% है। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट के लिए, बट ये कम हीट उत्पन्न करता है लेकिन इसकी सीमेंटिंग वैल्यू जो है वो काफ़ी कम है।
यदि इसकी मात्रा C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्लोराइड की मात्रा अधिक हो बढ़ा दी जाएगी तो स्ट्रेंथ स्लाइटली कम हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज 30%। कंसिस्टेंसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब सीमेंट में टॉपिक है, बहुत पूछता है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी नियर अबाउट 30 है, कह सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है 30 नॉर्मली हो तो हर एक अलग अलग होता है। तो स्ट्रेंथ फिर आता है ओपीसी की स्ट्रेंथ कितनी है, 3 डेज पे 16 MPa, 7 डेज पे 22 MPa और 28 डेज पे 33 ग्रेड कराएगा तो 33, 43 ग्रेड कराएगा तो 43, 53 ग्रेड कराएगा 53 MPa। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओपीसी की 3 डेज पे स्ट्रेंथ 16 MPa, 7 डेज पे 22 MPa। और कंसिस्टेंसी टेस्ट किससे डन किया था, बिकार्ट एप्रेटिस, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ फाइनेस, जो भी हमने शुरुआत में पढ़ा कि फाइनेस टेस्ट जो किया जाता है वो 3 प्रकार से करते हैं। कौन कौन से, इसमें सीप मेथड हो गया, एयर परमिबिलिटी मेथड हो गया और तीसरा सेडिमेंटेशन मेथड हो गया। तो डिग्री ऑफ फाइनेस के मीन मतलब क्या होता है, जो डिग्री ऑफ फाइनेस ऑफ सीमेंट की डिग्री ऑफ फाइनेस जो होती है वो मीन साइज ऑफ ग्रेन होती है। मतलब क्या मापता है वो, मीन साइज ऑफ ग्रेन की मीन साइज को मापता है। तो उसको 3 मेथड है। पहला है सीप मेथड जिसमें 90 माइक्रोन की यूज़ किया जाता है, 9 सीप होती है। उसके बाद एयर परमिबिलिटी मेथड होता है जो कि नट्स एंड ब्लेंस मेथड यूज़ करते हैं इसमें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयर परमिबिलिटी मेथड में कौन सारे मेथड रहते हैं, नट्स एंड ब्लेंस मेथड। और सेडिमेंटेशन मेथड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेगनर टर्बिडिटी मेथड। जो एयर परमिबिलिटी मेथड है और जो सेडिमेंटेशन मेथड है वो सरफेस एरिया नापता है, जबकि सीप मेथड जो है ग्रेन साइज नापता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीमेंट का जो ग्रेन्स होते हैं वो 90 माइक्रोन से फाइन होते हैं। फिर आता है यदि सीमेंट फाइन होगा तो क्या होगा, यदि सीमेंट ज़्यादा फाइन होगा तो इसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी क्योंकि वो सरफेस एरिया काफ़ी कवर करेगा। विद इंक्रीज इन फाइननेस द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, यदि सीमेंट की फाइननेस अधिक होगी तो जाहिर सी बात है सीमेंट अधिक होगा। कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि यदि सीमेंट की स्ट्रेंथ कब अधिक होगी, जब वो फाइन होगा। फाइन होने से सीमेंट की अधिक होगी, स्ट्रेंथ अधिक होगी। और लेकिन सीमेंट की फाइन होने से स्ट्रेंथ अधिक होगी शुरुआती स्टेज में, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ जितनी आएगी हमारी उतनी ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। फिर आता है जिप्सम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिप्सम को सीमेंट में ऐड किया जाता है, क्यों ऐड किया जाता है, शेडिंग टाइम को बढ़ाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है कि जिप्सम को सीमेंट में, फ्रेशली सीमेंट में या फिर उसको बनाते समय ही उसको ऐड किया जाता है, इसकी फ्रेशली मतलब शेडिंग टाइम को बढ़ाने के लिए। तो ये आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। ओके बाय।